शीतल का पति अरविंद गुस्से का बहुत तेज था। उसे जब गुस्सा आता तो छोटी छोटी बातों पर बहस शुरू कर देता और शीतल को बुरा भला कहता। एक दिन वो अपने ससुराल अपने साले को देखने गया जिसका एक्सीडेंट हुआ था। घर आकर अपनी पत्नी से लड़ने लगा कि तुम्हारे घर वाले तो बहुत घटिया लोग हैं, जिन्होंने घर आए दामाद को खाना भी नहीं पूछा। पति की बातों से तंग आकर शीतल घर छोड़कर चली गई। जैसे ही अरविंद लड़ने के लिए ससुराल पहुंचा तो वो दंग रह गया, क्योंकि सामने अरविंद जल्दी उठिए, मेरे साथ चलें, हमें मम्मी के घर जाना है। शीतल अरविंद के सर के पास खड़ी थी और उसे कब से जगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो था कि टस से मस ही नहीं हो रहा था। जब उसने अरविंद का कंधा पकड़कर हिलाया और उसे उठाने की एक और कोशिश की तो आखिरकार उसकी कोशिश सफल हुई। क्या है, क्यों हर समय दिमाग चाटती रहती हो? जाओ यहाँ से और मुझे सोने दो। अरविंद ने उसे घूर कर देखा और दोबारा सोने के लिए करवट बदली। शीतल घूमकर उसके सामने आ गई और भीगे स्वर में बोली, प्लीज़ अरविंद, भाई का एक्सीडेंट हो गया है, उन्हें बहुत बुरी तरह से चोट आई है, मैं अपने भाई से मिलना चाहती हूँ, पता नहीं उनका क्या हाल हो रहा होगा। शीतल ने कहा तो अरविंद झुंझलाकर बैठ गया और कहने लगा, एक तो मेरे ससुराल वाले मुझे आराम से नहीं रहने देते, मेरे आराम से तो जैसे उन्हें कोई दुश्मनी है। अरविंद की बात शीतल के दिल पर चोट बनकर लगी थी, मगर उसने कुछ नहीं कहा। अरविंद मुंह में बड़बड़ाता हुआ वॉशरूम में घुस गया और थोड़ी देर बाद घर से बाहर निकलकर शीतल को आवाज़ें देने लगा। शीतल जल्दी से बाहर आई और तुरंत अरविंद के पीछे बाइक पर बैठ गई। शीतल का मायका अधिक दूर नहीं था, आधे घंटे की दूरी पर ही था। वो जैसे ही पहुंची तो घर के दरवाजे पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। वो लोगों को हटाती हुई घर के अंदर चली गई तो देखा कि सामने बरामदे में चारपाई पर उसके भाई को लिटाया गया था। उसकी माँ भीगी हुई आंखों के साथ पास में बैठी हुई थी, जबकि उसके पिताजी से हालचाल पूछने आए लोगों से बात कर रहे थे और उन्हें विदा कर रहे थे। शीतल भागकर अपनी माँ के गले लग गई। मम्मी, ये सब कैसे हुआ? भाई को कैसे चोट लगी? भाई अब ठीक तो है ना? वो बिखरे हुए स्वर में सवाल कर रही थी। परेशान इतनी थी कि समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। हाँ शीतल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम परेशान ना हो, थोड़ी सी चोट लगी है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। ये क्या, तुमने रो रो कर अपना हाल बिगाड़ रखा है? पागल लड़की, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, शीतल के भाई ने उसे समझाते हुए कहा। शीतल ने रोते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। भाई, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? तुम्हें तो पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, अपना ख्याल रखा करो। ये कैसे लगी तुम्हें? एक्सीडेंट कैसे हुआ? वो सवाल पर सवाल कर रही थी, जबकि उसका भाई हंसकर उसे देखने लगा और कहने लगा, पहले रोना बंद करो। फिर धीरे धीरे एक्सीडेंट का बताने लगा। शीतल सुकून की सांस लेते हुए उसकी बात सुनने लगी। दूसरी ओर अरविंद अपने ससुर के साथ खड़ा था, माथे पर हमेशा की तरह बल डाले हुए। वो अपने ससुराल वाले रिश्तेदारों से मिलते हुए घमंड से गर्दन अकड़ा कर खड़ा था। ससुराल में जाने के बाद न जाने उसकी गर्दन में ऐसी कौन सी सरिया फिट हो जाती थी कि निकलने का नाम ही नहीं लेती थी। शीतल ने अफसोस भरी नज़रों से उसकी ओर देखा, मगर जल्दी अपने भाई से बातों में व्यस्त हो गई। लगभग 2 घंटे वहाँ गुजारने के बाद शीतल और अरविंद घर वापस के लिए निकल आए। जाते जाते शीतल ने भाई से वादा किया कि वो जल्दी दोबारा उससे मिलने के लिए आएगी। शीतल घर पहुंची तो अरविंद ने एक नया हंगामा शुरू कर दिया। कहने लगा, तुम्हारे मायके वालों को तो थोड़ी भी तमीज़ नहीं है, मेहमान का कोई सम्मान ही नहीं है। ये नहीं पता कि दामाद घर आया है तो उसे चाय पानी का ही पूछ लें, बल्कि खाना भी खिला दें। जानती हो ना, सुबह में नाश्ता किए बिना सो गया था और फिर तुमने उठकर इतना रोना धोना मचाया कि मुझे वैसे ही बिना कुछ खाए तुम्हारे साथ जाना पड़ा, मगर वहाँ जाकर भी कुछ खाने को नहीं मिला। क्या यही परंपरा है तुम्हारे मायके वालों की? शीतल को अरविंद के मुंह से ये सब बातें सुनकर तो लगा, मगर वो ये सब पहली बार नहीं सुन रही थी। वो अरविंद की ऐसी बातें सुनने की आदी हो चुकी थी, इसलिए बिना बुरा मुंह बनाए कहने लगी, आप मुंह धो लो, मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ। शीतल किचन में चली गई, जबकि अरविंद मुंह धोने के बाद एक बार फिर से किचन में आ बैठा। खाना खाते हुए वो बार बार शीतल को ताने दे रहा था और जली कटी बातें सुना रहा था। शीतल को अरविंद पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, मगर वो चुपचाप सहन कर रही थी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी ज़रा सी बात उसके घर को ख़राब कर दे या उसके माता पिता को किसी मुश्किल में डाल दे, मगर अरविंद उसे हमेशा मजबूर कर देता था कि वो कुछ ऐसा कर जाए जिसके कारण उसे 4 बातें सुना ही दे। ये शीतल की हिम्मत और हौसला ही था जो वो अब तक चुप करके बैठी हुई थी। ये सिर्फ आज की ही नहीं बल्कि हर बार की कहानी थी। अरविंद शुरू से ही ऐसा था। ज़रा सी बात हो जाती तो वो शीतल को इतनी जली कटी बातें सुनाता
कि उसका जीना हराम कर देता, कभी कभी तो हाथ भी उठा दिया करता था। शीतल सुंदर थी, पढ़ी लिखी थी, दहेज में अच्छा खासा सामान लेकर आई थी। शीतल के माता पिता ने शादी के अवसर पर अपने दामाद को मोटरसाइकिल दी थी, जो अब तक वो उपयोग कर रहा था, मगर अरविंद था कि किसी तरह राज़ी ही नहीं होता था। वो देखने में साधारण सा ही था, नौकरी भी मामूली सी थी। बस माता पिता ने ये देखकर शीतल का रिश्ता अरविंद से कर दिया था कि ज़्यादा बड़ा परिवार नहीं है, लड़का अच्छा है, नशा आदि भी नहीं करता। आज के समय में इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। उनकी बेटी सुघड़ थी, बचत करने की भी आदत थी, अपना घर अच्छे तरीके से संभाल लेती, मगर उन्हें क्या पता था कि उनका दामाद एक हीन भावना से ग्रस्त घटिया इंसान निकलेगा, जो उनकी बेटी को कभी भी खुश नहीं रखेगा। वो लोग बहुत अधिक पैसे वाले तो नहीं थे, मगर अपनी हैसियत से बढ़कर बेटी को दहेज दिया था। जब शीतल पहली बार इस घर में आई थी तो उसके दिल में एक अजीब सी खुशी थी। उसे ऐसा लगता था जैसे उसके सपने सच्चाई में बदल गए हों। उसकी माँ ने हमेशा उसे बचत करने का आदी बनाया था, कभी भी फजूल खर्ची करने नहीं सिखाई थी और ना ही कोई अय्याशी करने दी थी। वो हमेशा उसे घरदारी सिखाया करती थी। और अब जब उसकी शादी हुई थी तो उसने दिल में कई सपने सजा रखे थे। नई जिंदगी की शुरुआत का विचार उसे हर पल खुश कर देता था। वो चाहती थी कि अपनी करनी से इस घर को स्वर्ग बना दे। उसके माता पिता ने भी उसे यही समझाया था कि बेटी, अब ससुराल का घर ही तेरा घर है, उस घर में बसने वाले लोग ही तेरा सहारा हैं। शुरू के कुछ दिनों में सब कुछ अच्छा रहा था। अरविंद का व्यवहार भी उसके साथ बहुत अच्छा था। वो मुस्कुराकर बात करता था, कभी कभी तो ऐसी बातें भी कह देता था जिनसे शीतल को विश्वास आ जाता था कि वो कितनी भाग्यशाली है। शीतल ने दिल ही दिल में अपने पति को भगवान का दिया उपहार समझ लिया था। लेकिन ये सब ज़्यादा दिनों तक ना चल सका। समय के साथ साथ अरविंद का असली रंग सामने आने लगा। अब छोटी छोटी बातों पर उसका स्वर बिगड़ने लगता। कभी खाने में ज़रा सी कमी हो जाती तो वह चिढ़कर कहता कि तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं। कभी कपड़ों की इस्त्री ठीक नहीं होती तो कहता कि ये घर कोई तुम्हारे मायके का घर नहीं है। कभी वो बिना बात के शीतल पर चिल्लाने लगता, कभी ताना देता कि तुम्हारे घर वालों ने दहेज में कुछ खास दिया ही नहीं। शीतल हैरान रह जाती कि यही आदमी कुछ दिन पहले कितने प्यार से बात किया करता था। अब हर समय उसके चेहरे पर गुस्से के भाव नजर आते थे। वो न सिर्फ मामूली बात पर झगड़ा शुरू कर देता, बल्कि ऐसी बातें करता जिनसे शीतल का दिल टूटने लगता। वो कहता कि तुम्हारे भाई को तो ढंग से बात करने की भी तमीज़ नहीं, या कहता कि तुम्हारी बहन ने शादी पर आकर मेरे साथ वो व्यवहार किया जैसे मैं कोई अजनबी हूँ। शीतल जानती थी कि उसके मायके वाले दिल के साफ और मेहनती लोग हैं। वो तो हमेशा दामाद का ख्याल करते थे, मगर अरविंद को जैसे ये सब दिखाई ही नहीं देता था। उसे हर काम में कमियां निकालना आता था। एक दिन जब शीतल अपने मायके से वापस आई तो अरविंद ने कहा कि वहाँ किसी ने मुझसे पूछा भी नहीं कि आप चाय लेंगे या नहीं। शीतल ने कहा कि मम्मी किचन में व्यस्त थी और आप तुरंत ही बाहर निकल आए, मगर अरविंद ने इस बात को अपना अपमान समझ लिया। उसने घंटों तक शीतल को बातें सुनाई। धीरे धीरे शीतल को ये समझ आने लगा कि अरविंद की लालच की कोई सीमा नहीं है। वैसे उसके पास पैसों की बहुत कमी नहीं थी, सैलरी भी ठीक ठाक थी, पिताजी ने जायदाद भी छोड़ रखी थी, लेकिन उसके बाद भी वो शीतल के मायके वालों से आशा रखता था कि वो हर बार उसे कुछ न कुछ उपहार दें। अगर कोई अवसर आता और वहाँ से कोई गिफ्ट ना मिलता तो वो शीतल को बहुत बातें सुनाता। शीतल ने कई बार समझाने की कोशिश की कि मेरा मायका इतना समृद्ध नहीं है, मेरे पिताजी साधारण सी नौकरी करते हैं, मेरे भाई ने अभी नौकरी शुरू की है। मगर अरविंद ने कभी उसकी बात को महत्व नहीं दिया। वो अपनी बात पर अड़ा रहता। उसे लगता कि पत्नी के परिवार पर दबाव डालना उसका अधिकार है। शीतल का दिल अक्सर चाहता कि वो अपनी माँ के पास जाकर रोए, मगर वो जानती थी कि अगर उसने शिकायत की तो उसके घर वाले और परेशान हो जाएंगे। वो अपना दुख दिल में छुपाए रखती, कभी रात को अकेले में आंसू बहा लेती, कभी दिल ही दिल में प्रार्थना करती कि भगवान अरविंद के दिल को नरम कर दे। अरविंद की आदत थी कि जब भी शीतल अपने भाई या बहन की बड़ाई करती तो वो जलने लगता। वो कहता कि तुम्हें तो मेरी कदर ही नहीं है, हर समय अपने भाई की बड़ाई करती रहती हो। शीतल चुप हो जाती। वो बहस को बढ़ाना नहीं चाहती थी। उसे डर रहता था कि अगर बात ज़्यादा बढ़ी तो अरविंद हाथ भी उठा सकता है, क्योंकि एक दो बार वो ऐसा कर चुका था। एक बार ऐसा हुआ कि शीतल अपने मायके से वापस आई तो बीमार पड़ गई। उसे बुखार और गले में दर्द होने लगा। डॉक्टर ने दवाई लिखी, दिन में 3 बार खाने को कहा था, मगर अरविंद को उस समय भी शिकायत थी।
उसने कहा कि तुम्हारे मायके वाले तो तुम्हें हमेशा बीमार ही भेजते हैं, ना वो तुम्हें ढंग का खाना खिलाते हैं, ना ही देखभाल करते हैं। शीतल ये सुनकर अंदर ही अंदर टूट गई। वो जानती थी कि उसकी माँ ने हमेशा उसका ख्याल रखा है, मगर अरविंद के सामने वो कोई सफाई नहीं दे सकती थी। शीतल के माता पिता ने भी कुछ समय बाद महसूस करना शुरू किया कि बेटी के चेहरे पर तो पहले जैसी चमक नहीं रही। जब वो मायके आती तो हंसती मुस्कुराती दिखने के बजाय खामोश सी हो जाती। माँ पूछती कि सब ठीक तो है ना, तो शीतल कहती सब ठीक है, मगर माँ का दिल होता है। उसे अंदाज़ा हो जाता कि बेटी कुछ छुपा रही है। अरविंद जब भी शीतल के साथ उसके मायके जाता तो कोई ना कोई कमी निकाल ही देता। कभी कहता कि खाने में नमक तेज़ है, कभी कहता कि चारपाई साफ़ नहीं, कभी कहता कि घर में दुर्गंध आ रही है। इन सब बातों का नतीजा ये निकलता कि शीतल अपने माता पिता के सामने शर्मिंदा हो जाती। उसे लगता कि जैसे अरविंद को हर समय उसकी बेइज्जती करने में मज़ा आता है। एक दिन शीतल ने हिम्मत करके अरविंद से कहा कि आपको हर बात में कमी निकालने की आदत है। आपने कभी ये भी सोचा है कि मेरे माता पिता ने आपके लिए कितना कुछ किया है? मगर अरविंद ने उसे डांट दिया। कहने लगा कि ये सब तुम्हारा वहम है, मैं तो सिर्फ सच बोलता हूँ। और फिर उसने लंबा चौड़ा भाषण दे दिया कि वही सबसे होशियार है। समय के साथ साथ शीतल का दिल कठोर होता गया, मगर वो अपने माता पिता की इज्जत और अपने घर के सुकून के लिए सब सहन करती रही। वो सोचती रही कि शायद कभी अरविंद बदल जाएगा, शायद कभी वो ये समझ जाएगा कि ज़िंदगी प्यार और इज्जत से चलती है, ना कि तानों और लालच से। मगर दिन गुजरते गए और अरविंद का स्वभाव वैसा ही रहा। शीतल जब भी अपने मायके से वापस आती तो अरविंद की बातों का सामना करने के लिए दिल मजबूत कर लेती। वो जानती थी कि अब फिर कोई ना कोई आरोप उस पर लगेगा। कभी ये कहता कि तुम्हारी माँ ने मेरी आवभगत नहीं की, कभी ये कहता कि तुम्हारे भाई ने मुझसे सही से बात नहीं की, कभी ये कहता कि तुम्हारे पिताजी ने मुझे घर के फैसलों में शामिल नहीं किया। ये सब सुन सुनकर शीतल के कान पक गए, मगर वो जानती थी कि अगर उसने ज़बान खोली तो उसके घर का सुकून सुकून बर्बाद हो जाएगा। उसने फैसला कर लिया कि वो चुप रहकर अपने घर को बचाएगी। वो रो रो कर भगवान से प्रार्थना करती कि भगवान मेरे पति को अकल दे। शीतल ने हर तरह के हालात में गुजारा किया था, कभी अपने सपने कुर्बान करके, कभी अपने आंसू छुपाकर, कभी अपनी माँ की सिखाई बातों को याद करके। मगर अब जैसे उसकी सहनशीलता खत्म हो रही थी। आज जब अपने मायके में भाई को देख कर आई, तब भी अरविंद ने ताने मारने नहीं छोड़े। उसने कहा कि तुम्हारे घर वाले कभी सुधरने वाले नहीं, वो लोग जाहिल हैं, वो लोग भिखमंगे हैं, वो लोग मुझे कभी इज्जत नहीं दे सकते, उनके घर का खाना भी खाने के लायक नहीं, तुम्हारी माँ को तो कुछ आता ही नहीं। अरविंद ने ऐसे ऐसे शब्द कहे थे जो शीतल के दिल में कांटे की तरह चुभ गए। उसकी सहनशीलता की सीमा पार हो गई थी। वो चुपचाप खड़ी रही, अरविंद का मुंह देखती रही, फिर अपने दिल पर हाथ रखा। फैसला कर लिया, ये घर उसके लिए नहीं रहा। वो अपना सामान पैक करने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपना बैग उठाया और घर से निकल आई। अरविंद ने यह दृश्य देखा तो हंसने लगा। उसने दिल में कहा, ये औरत सिर्फ धमकी देती है, ये ज़्यादा देर अपने मायके में नहीं रह सकेगी, वो शाम तक खुद ही वापस आ जाएगी। इस सोच के साथ वो आराम से अपने कमरे में गया और चुपचाप अपने बेड पर लेटकर सो गया, क्योंकि उसे लगा था कि शीतल अपने आप घर वापस आ जाएगी। मगर जब शाम को वो उठा तो उसके होश उड़ गए। घर में सन्नाटा था। शीतल अभी तक वापस नहीं आई थी। वह पागलों की तरह पूरे घर में भटकता रहा, कभी किचन में जाता, कभी लाउंज में आ जाता, कभी दरवाज़ा खोलकर गली में झांकता, मगर वहाँ कहीं भी शीतल का कोई नामो निशान नहीं था। उसके माथे पर पसीना आ गया, दिल में डर उठने लगा, मगर तुरंत ही उसे गुस्सा आने लगा। उसने खुद को समझाया कि अभी जाता हूँ और शीतल को वापस लाता हूँ, उसके मायके वाले को भी बातें सुनाऊंगा, तभी उन सबको समझ आएगा कि दामाद की बेइज्जती करने का अंजाम क्या होता है। अरविंद ने जल्दी जल्दी कपड़े बदले, मोटरसाइकिल निकाली और तेजी से शीतल के मायके की ओर निकल गया। रास्ते में वो बार बार खुद से बातें करता कहता, ये लड़की मुझे कमज़ोर समझने लगी है, उसे लगता है कि मैं उसके बिना रह नहीं पाऊंगा। अभी उसे बताता हूँ कि पति के सामने ज़बान चलाने का क्या नतीजा निकलता है। वो जैसे ही शीतल के मायके के दरवाजे पर पहुंचा तो वहाँ फिर से लोगों की एक भीड़ लगी हुई थी। इस बार दृश्य कुछ और था। अंदर जाते उसके कदम रुक गए। सामने वही भाई चारपाई पर लेटा था जिसे वो दिन में देखकर आया था, मगर अब उसके आसपास गहरी उदासी छाई हुई थी। रिश्तेदार खामोश खड़े थे और कुछ लोग धीमी आवाज़ में बात कर रहे थे। उसे अचानक ये एहसास हुआ कि शायद एक्सीडेंट इतना छोटा नहीं था जितना वो समझ रहा था। वो करीब गया तो उसने देखा कि ये खामोशी दुख के कारण नहीं थी, बल्कि खास कारण से थी। सब लोग झुके हुए सर और गंभीर चेहरों के साथ सामने बैठे एक आदमी की ओर देख रहे थे।
अरविंद ने जब नज़र उठाकर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो कोई आम आदमी नहीं बल्कि शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन था। उसका नाम दूर दूर तक फैला हुआ था। लोग उसे सफलता और ताकत की निशानी के रूप में देखते थे। वो बिजनेसमैन शीतल के पिताजी के पास बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर घमंड या रोब की बजाय सम्मान के भाव थे। वो बार बार हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहा था। उसकी गाड़ी से सुबह दुर्घटना हुई थी जिसके कारण शीतल के भाई की यह हालत हुई थी, मगर वो उस घटना को अनदेखा नहीं कर रहा था बल्कि उसकी पूरी जिम्मेदारी स्वीकार कर रहा था। उसने कहा कि इलाज का सारा खर्चा वो खुद उठाएगा। उसके अलावा वो शीतल के पिता को एक नया बड़ा घर और एक नई गाड़ी भी गिफ्ट के रूप में देना चाहता है। उसने कहा कि यह उसकी माफ़ी की एक छोटी सी कोशिश है। उसके शब्द सबके दिलों पर असर कर रहे थे। लोग हैरान भी थे कि इतना बड़ा बिजनेसमैन कितनी सहजता से अपने किए पर शर्मिंदा है। शीतल के माता पिता ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर आत्मसम्मान के साथ जवाब दिया कि वो उसके उपकार स्वीकार नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि हमारे लिए आपका माफ़ी मांगना ही काफ़ी है। हमने आपको दिल से माफ़ कर दिया। उपहार और दौलत इंसान के दुख नहीं खरीद सकते। हमारे लिए अपने बेटे का स्वास्थ्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। आपने उसके इलाज का खर्चा उठाने को बोल दिया, यही बहुत है। ये सुनकर बिजनेसमैन की आंखें नम हो गईं। उसने कहा कि आपके आत्मसम्मान और सहनशीलता ने मेरा दिल बदल दिया है। मैं चाहता हूँ कि इस परिवार से मेरा रिश्ता जुड़ जाए ताकि मैं अपनी गलती का प्रायश्चित कर सकूँ। शीतल खामोशी से ये सब कुछ देख रही थी। उसने एक नज़र अरविंद की ओर डाली जिसके चेहरे पर गुस्सा और हैरानी दोनों के भाव थे। फिर वो सोचों में डूब गई। बरसों से वो अरविंद की बातें, ताने और बदतमीजी सहन करती आई थी। हर दिन उसके आत्मसम्मान पर वार होता था, मगर आज उसे अच्छी तरह समझ आ गया था कि इज्जत के बिना ज़िंदगी में खुशी संभव नहीं है। उसने फैसला किया कि अब और ये सब सहन नहीं करेगी। उसने अरविंद से अलग होने का फैसला कर लिया। उसने अपना फैसला वहीं सबके सामने अरविंद को बता दिया था। अरविंद ने शोर मचाया, मगर शीतल के माता पिता और रिश्तेदार सब उसके साथ खड़े थे। बिजनेसमैन की पत्नी का पहले ही स्वर्गवास हो चुका था। वो एक बच्चे का बाप था। उसे अपने बच्चे को संभालने के लिए एक सुशील और समझदार औरत की ज़रूरत थी। उसकी नज़र में शीतल जैसी औरत उसके लिए बहुत अच्छी थी। उसने शीतल के साथ शादी का फैसला कर लिया। इस तरह वो बिजनेसमैन सिर्फ दो लोगों का नहीं बल्कि दो परिवारों का सहारा बन गया। शीतल के लिए एक नई जिंदगी की शुरुआत थी, एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें इज्जत भी थी और प्यार भी था। वो जान गई थी कि असली दौलत पैसा नहीं बल्कि इज्जत और प्यार है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।